हेलो फ्रेंड, मैं विनीत कुमार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। आज मैं आपको क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का पार्ट 2 कराऊंगा। पार्ट 1 में पहले ही आपको करा चुका हूं। पार्ट 1 में मैंने आपको प्रकाश के परावर्तन और उसके नियम, गोले दर्पण के बारे में करा चुका हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। इससे पहले मैं आपको दर्पण की थोड़ी बेसिक जानकारी जो मैं पहले पार्ट 1 में दे चुका हूं उसके बारे में बताता हूं। ये एक अवतल दर्पण है और ये इसका चिकना पृष्ठ है, या हम कह सकते हैं पोलीदार पृष्ठ है। यहाँ पर दर्पण का मुख्य फोकस होता है जिसे हम कैपिटल F से लिखते हैं। यहाँ दर्पण का वक्रता केंद्र होता है, इसे हम C से लिखते हैं। अब इसमें हमें जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है। इस बारे में मैं आपको वीडियो के पार्ट 1 में बता चुका हूँ। दोबारा देख लेते हैं। ये दर्पण जो है, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, दर्पण जो है ये दर्पण कहा गया है, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मुख्य फोकस को हम कैपिटल F से लिखते हैं। वक्रता केंद्र को हम कैपिटल C से लिखते हैं। ये जो लाइन है इसे हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। इस लाइन को मुख्य अक्ष बोलते हैं। इस लाइन के ऊपर या इस लाइन से बाहर हमने मान लिया कोई वस्तु रखी हुई है। वस्तु से जो पहली किरण निकलती है वो दर्पण पर टकराती है और टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है तथा टकराने के बाद या परावर्तित होने के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। जहाँ ये दोनों प्रकाश किरणें जिस स्थान पर काटती हैं उसे बोलते हैं दर्पण का प्रतिबिंब। ये जो बना हुआ है दर्पण का प्रतिबिंब है, इसको हम I से लिखते हैं। दर्पण के प्रतिबिंब को I से प्रदर्शित करते हैं, वस्तु को O से प्रदर्शित करते हैं। अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बनेगा तो प्रतिबिंब उल्टा कहलाएगा और वास्तविक कहलाएगा। अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से ऊपर बनेगा तो आभासी कहलाएगा और सीधा कहलाएगा। तो आइए शुरू करते हैं दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 6-7 नियम हैं। तो पहला नियम है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये अवतल दर्पण है, ये दर्पण का ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र C है। इस लाइन पर वस्तु नहीं रखी, वस्तु कहीं अनंत पर रखी हुई है इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, जो पहली प्रकाश किरण होती है वो हमेशा इस तरह से जाएगी और टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। इस वस्तु को हम थोड़ा बड़ा बना सकते हैं इस तरह से। दूसरी प्रकाश किरण हम यहाँ से ले लेते हैं, ये दर्पण पर टकराएगी और टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। तो ये दोनों प्रकाश किरणें F पर काट रही हैं, तो F पर क्या बनेगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ये वस्तु होगी O डैश, अनंत पर वस्तु रखी हुई है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हुई हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसका किरणारेख बनाइए। तो इसमें हम लिखेंगे, आप नोट कर लीजिए कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस F पर बनता है। यह प्रतिबिंब आकार में वस्तु से छोटा, उल्टा तथा वास्तविक बनता है। उसके बाद हम ये किरण आरेख बना देंगे। नंबर 2 पर आता है, जब वस्तु नंबर 2
जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसका हम पहले किरण आरेख बना लेते हैं। ये P है, ये अवतल दर्पण है, ये दर्पण का ध्रुव, दर्पण का मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C हो गया। ये जो साइड है ये अनंत कहलाएगी, ये हो गया हमारे पास वक्रता केंद्र। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हमें वस्तु रखनी है, तो यहाँ हम वस्तु रख देते हैं। ये हो गई वस्तु, ये अनंत हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। इन दोनों के बीच में हमें वस्तु रखनी है। तो जो पहली प्रकाश किरण है वो दर्पण पर टकराएगी और टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। वस्तु हम ओ डैश पढ़ेंगे इसे। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी तथा टकराने के बाद या परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। जहां ये दोनों प्रकाश किरणें जहां जिस स्थान पर काट रही हैं वहां बनता वस्तु का प्रतिबिंब। और ये प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा है, वस्तु से छोटा है और वास्तविक है। तो नंबर 2 हेडिंग डालने के बाद आप लिखेंगे जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तब वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब आकार में वस्तु से छोटा, उल्टा तथा वास्तविक बनता है। इसके बाद हम ये किरण आरेख बना लेंगे। नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये मुख्य फोकस है, ये हो गया वक्रता केंद्र। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रखी है, यानी वस्तु यही रखी हुई है, पहली प्रकाश किरण दर्पण पर टकराएगी और टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण F से होकर जाएगी और टकराने के बाद यानी अपवर्तन के बाद तो आप देख सकते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनना है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ये वस्तु है ओ डैश, यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा आई डैश। तो हम लिख सकते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब आकार में वस्तु के बराबर, उल्टा तथा वास्तविक बनता है। इसलिए बहुत कंडीशन मोस्ट है, क्योंकि केवल अवतल दर्पण की यही एक कंडीशन है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनता है। नंबर 4 है जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखी हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखी हो तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा?
ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C हो गया। अब हमें वस्तु रखनी है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। तो वक्रता केंद्र C है और ये मुख्य फोकस F है, तो इसके हमें बीच में रखनी है वस्तु। तो पहली प्रकाश किरण दर्पण पर टकराएगी, टकराने के बाद मुख्य फोकस F से होकर चली जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण F से हो जाएगी तथा टकराने के बाद वापस इस मार्ग से चली जाएगी। जहां ये दोनों, ये वाली किरण और ये वाली किरण जिस स्थान पर काटती हैं वहां बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। ये जो है वस्तु का प्रतिबिंब है आई डैश। ये वस्तु है ओ डैश। तो हम लिख सकते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F के बीच रखी हो तब वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत, इधर अनंत है, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब आकार में उल्टा कोमा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा बनता है। नंबर 5 है, जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये हो गया मुख्य फोकस, ये है वक्रता केंद्र। जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी है, यानी वस्तु जो है वो F पर रखी हुई है, तो पहली प्रकाश किरण टकराकर वापस मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण इस तरह से जाएगी और टकराने के बाद वक्रता केंद्र C से होकर चली जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इधर ये प्रकाश किरण जो है वो आगे जाकर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, हम कह सकते हैं कि ये अनंत पर मिलेंगे। तो अनंत पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। उसके बाद हम ये किरणारेख बना लेंगे इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद। लास्ट कंडीशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर 6, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी हो, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका किरणारेख बना लेते हैं पहले। इधर दर्पण का ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है और ये वक्रता केंद्र C है। जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, यानी जो वस्तु है वो यहां रखी हुई है, तो पहली प्रकाश किरण दर्पण पर टकराएगी और परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस F से होकर चली जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण दर्पण पर टकराएगी और टकराने के बाद वक्रता केंद्र C से होकर चली जाएगी। ये दोनों प्रकाश किरणें आगे इधर साइड में कहीं नहीं मिलेंगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लाइन को आगे बढ़ा लेंगे और इसका हम इधर आभासी प्रतिबिंब बना सकते हैं। इस प्रकाश किरणों को हमने आगे बढ़ा कर देखा, ये प्रकाश किरणें आगे जाकर कहाँ मिल सकती हैं। तो ये प्रकाश किरणें जो है वो दर्पण के दूसरी ओर मिल रही हैं। तो यहाँ पर जो है वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है वस्तु से बड़ा। तो हम कह सकते हैं जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी हो
तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर सीधा कोमा वस्तु से बड़ा तथा आभासी बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछता है। एग्जाम में पूछता है कि दर्पण द्वारा या गोले दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी वस्तु से बड़ा और सीधा प्रतिबिंब कब बनता है। तो उसका आंसर होता है कि जब वस्तु मुख्य फोकस F तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी हो। इसके बाद ये डायग्राम बना लेंगे। इन सभी कंडीशन को मैं आपको एक टेबल बना के दे देता हूं, उस टेबल से आप और भी अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। यहां पर हम लिखेंगे वस्तु की स्थिति, यहां लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, यहां हम लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, और यहां लिख लेंगे प्रकृति। प्रकृति मतलब कि प्रतिबिंब आभासी है या वास्तविक है। पहली कंडीशन भी जब वस्तु अनंत पर हो, तो यहां लिखेंगे हम अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर है, अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पर। अगर वस्तु अनंत पर है तो मुख्य फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, छोटा, छोटा होगा और उल्टा। प्रकृति क्या होगी इसकी, वास्तविक। प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक बनेगा। सेकंड कंडीशन थी इसकी, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, तो अनंत तथा सी के बीच, अनंत तथा सी के बीच, और सी आप जानते हैं सी बोलते हैं वक्रता केंद्र को। तो जब वस्तु अनंत तथा सी के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है, सी तथा एफ के बीच। सी मतलब है वक्रता केंद्र और एफ का मतलब है मुख्य फोकस। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, उल्टा और छोटा। प्रकृति वास्तविक। नंबर 3 कंडीशन है, जब वस्तु सी पर हो। जब वस्तु सी पर हो मतलब जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, सी पर ही बनता है। सी पर ही बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और वास्तविक बनता है। नंबर 4, जब वस्तु C तथा F के बीच हो। जब वस्तु C और F के बीच रखी हुई तो प्रतिबिंब कहां बन गया है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। वक्रता केंद्र के बीच। जब वस्तु C और F के बीच रखी हुई होगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा, वास्तविक। नंबर 5, जब वस्तु F पर हो। अगर वस्तु F पर हो, F का मतलब है मुख्य फोकस पर हो, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा और वस्तु से बड़ा, वास्तविक। नंबर 6, जब वस्तु
एफ तथा पी के बीच रखी हो। जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? किधर बनेगा? दर्पण के दूसरी ओर। दर्पण के दूसरी ओर बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। तो आप इस टेबल के द्वारा इन सभी कंडीशनों को याद कर सकते हैं। इससे अगला टॉपिक है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का मतलब ये है कि आपको जब इसमें न्यूमेरिकल करे जाएंगे एक चैप्टर में, उसमें एफ, यू और वी, आर, इनके मान कब प्लस के लिए जाते हैं, कब माइनस के लिए जाते हैं, वो आपको चिन्ह परिपाटी में पढ़ना पड़ेगा। तो यहां हम लिख सकते हैं दर्पण से वस्तु की दूरी। दर्पण से वस्तु की दूरी को u। दर्पण से वस्तु की दूरी को हम u से लिखते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को हम v से लिखते हैं। फोकस दूरी स्मॉल f है, छोटा f, फोकस दूरी को छोटा f से लिखते हैं। तथा वक्रता त्रिज्या को छोटे r से लिखते हैं। वक्रता त्रिज्या छोटा r हो गया। और वस्तु की लंबाई को हम o से लिखते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई को हम i से लिखते हैं। तो ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी दूरी किस चीज से प्रदर्शित की जाती है। जैसे हम दर्पण से अगर हम वस्तु की दूरी नापेंगे तो हम u से लिखते हैं, छोटे u से। प्रतिबिंब की दूरी को छोटे v से लिखते हैं। फोकस दूरी को f से लिखते हैं। वक्रता त्रिज्या को r से लिखते हैं। वस्तु की लंबाई को o से लिखते हैं और प्रतिबिंब की लंबाई को i से लिखते हैं। ये सभी मान आपको याद होने बहुत जरूरी है। इसी में आप नोट करके लिखेंगे। नोट में नंबर 1 लिखेंगे, अवतल दर्पण में u, v, f तथा r के मान ऋणात्मक यानी कि निगेटिव लिए जाते हैं। केवल वस्तु की लंबाई को धनात्मक लेते हैं। अवतल दर्पण की जब हम क्वेश्चन करेंगे, आंकिक प्रश्न करेंगे, तो उसमें देखना है अवतल दर्पण में u का मान, v का मान, f का मान तथा r के मान हमें निगेटिव लेने हैं, यानी माइनस के लेने हैं। और केवल हमें वस्तु की जो लंबाई यानी जो o का मान होता है वो केवल प्लस का लेना है, बाकी सब मान माइनस के लेने हैं। और आपको बता चुका हूँ कि u क्या होता है, वस्तु की दूरी होती है दर्पण से, यानी कि दर्पण की जो दूरी होती है वस्तु की वो u होती है। प्रतिबिंब की दूरी v होती है। मुख्य फोकस यानी फोकस दूरी होती है वो f होता है। वक्रता त्रिज्या r होती है। ये नंबर 1 है। नंबर 2 में लिखेंगे, उत्तल दर्पण में केवल
u का मान ऋणात्मक लेते हैं, बाकी सभी दूरियां धनात्मक लेते हैं। जब उत्तर दर्पण के क्वेश्चन आते हैं तो उत्तर दर्पण में हमें केवल u का मान माइनस का लेना है, बाकी सब मान प्लस के लेने हैं। और एक कंडीशन और होती है कि जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तब हम भी i का मान माइनस में लेते हैं। अगर प्रतिबिंब आभासी बनता है, चाहे वो दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, आभासी प्रतिबिंब कंडीशन में हम हमेशा i का मान पॉजिटिव ही लेते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आगे के टॉपिक में आपको वीडियो के पार्ट 3 में कराऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।